पहला सवाल पूछा गया है, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार निम्नलिखित में से किसने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? उत्तर बताएंगे। बहुत आसान प्रश्न पूछा। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार निम्नलिखित में से किसने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? उत्तर क्या होगा? सी उत्तर आप लोगों ने दिया है। ठीक है, अच्छा जवाब आ गया। पहले का जो उत्तर है वो सी है। तो प्राचीन भारत का इतिहास देखें, या फिर इसी को आप प्राचीन बिहार भी मान लें, या फिर इसी को आप कहते बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल से जुड़े टॉपिक में इन सब सवालों को लगातार आयोग पूछते रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एक हिस्सा, क्योंकि कहा भी जाता है कि बीपीएससी में आप इतिहास के साथ साथ बिहार स्पेशल भी कर ले, करंट अफेयर्स और सामान्य विज्ञान करें तो आपका प्रीलिम्स होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार निम्नलिखित में से किसने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपगुप्त। तो उपगुप्त जो है, तो दिव्यावदान के अनुसार ही कहा गया है कि अशोक किस वंश का शासक रहा? तो अशोक मौर्य वंश का शासक रहा, मौर्य वंश का शासक रहा। और जैसे ही कलिंग युद्ध हुआ था, तो कलिंग युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, और उसके बाद एक ग्रंथ दिव्यावदान वो कहती है कि उपगुप्त ने ही अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो उपगुप्त को भी याद रखेंगे, उपगुप्त को। ये जो उपगुप्त थे, ये महाकश्यप के शिष्य बताए जाते हैं। ये महाकश्यप के शिष्य बताए जाते हैं। और कहा भी ये जाता है कि ऐसा प्रभाव रहा उपगुप्त का कि एक वाराणसी की वैश्या थी जिसका नाम वासव दत्ता था, वो भी अपना जो वैश्यावृत्ति थी उसको छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपना ली थी। तो उपगुप्त का जो प्रभाव है आप उसको ध्यान में रखेंगे। और अशोक वो शासक रहता है जिसने कलिंग युद्ध भी किया था। वृत्रत को देख ले हम इसमें। तो वृत्रत कौन था? तो वृत्रत मौर्य वंश का अंतिम शासक था। कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इसी को मार करके 185 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक था। जैसे छोटे छोटे जो शासक भी हो गए ना, उनसे जुड़ा भी आप लोगों से सवाल पूछा सकता है। जरूरी नहीं कि आपको बड़े शासकों के नाम से ही सवाल पूछा जाए। तो खास करके मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था मौर्य वंश का, तो उसको भी याद रखेंगे। और इसी को मारा गया था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, और फिर शुंग वंश की स्थापना हुई थी। चाणक्य कौन थे? चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु प्लस प्रधानमंत्री भी थे, गुरु प्लस प्रधानमंत्री थे। और इसके बाद कहा जाता है कि कुछ समय तक बिंदुसार के दरबार में भी चाणक्य थे। और अशोक से इनका कोई संबंध नहीं रहा, अशोक से इनका कोई संबंध नहीं रहा। और सुशीम जो था ये अशोक का बड़ा भाई माना जाता है, ऐसा बताया गया है। और खास करके जो राज सिंहासन है उसके साथ संघर्ष में सुशीम के साथ अशोक का संघर्ष भी हुआ है। तो बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार निम्नलिखित में से किसने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो ये उपगुप्त इसका सही उत्तर आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के समय हुआ था? बिंबिसार के समय, अजातशत्रु के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, या फिर अशोक के समय? ये भी बहुत आसान सवाल पूछा गया है, तो आप लोग इसका उत्तर बताएंगे। पांच बजे आप लोग लगातार जुड़ जाएंगे, डेली की क्लासेस चल रही है। और 5 PM शाम को तो आप लोगों से फिर मुलाकात, चूंकि कल तो संडे है ना, तो फिर मंडे को मुलाकात होगी नए प्रश्नों के साथ। तो 5 बजे आप लोग आ जाइएगा, ऐसा ना लगे कि नहीं होगी क्लास, तो होती ही रहती है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के समय हुआ था? तो अब प्रथम पूछा गया है, तो अशोक को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, सॉरी अजातशत्रु को। ठीक है, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। तो इसका जो पूरा कोड है अका अक है, अका अक। तो एक का नाम हो गया अजातशत्रु, अजातशत्रु। दूसरा कालाशोक, दूसरा कालाशोक। तीसरा क्या हो गया? अशोक। तो पूछा गया है पहला अशोक, और एक हो गया कनिष्क। तो चारों की चारों जो बौद्ध संगीतियां हुई हैं इन शासकों के समय ही हुई थी। तो अजातशत्रु के समय पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था राजगृह, यानी कि अपना जो राजगृह है वहां पे। और एक गुफा को आप लोग याद रखेंगे, सप्तपर्णी गुफा।
सप्तपर्णी गुफा में ही पहली बार जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है वो होता है। और इस समय क्या किया गया, तो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया। आनंद के द्वारा जो सुत्त पिटक है उसका संकलन किया गया है, और उपाली के द्वारा विनय पिटक का संकलन किया गया था। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और जो प्रथम सम्मेलन जो हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष कौन था, तो इसका एक कोड है मसमो, मसमो। तो महाकश्यप, सबाकामी, मोगलीपुत्तिस और वसुमित्र, तो इन चारों अध्यक्ष का भी नाम रखेंगे। तो चारों में से लगातार सवाल आयोग पूछते रहती है कि चारों बुद्धिस्ट काउंसिल में से कौन सा काउंसिल कहाँ पे हुआ है, किसका अध्यक्ष कौन था, किस शासक के समय हुआ है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। एक सवाल बन सकता है कि कौन सा जो सम्मेलन हुआ था वो बिहार से बाहर हुआ है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चौथा, तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के समय हुआ है, तो आप लोग देख लिए अजात शत्रु के समय हुआ है। ठीक है, इसके साथ मैंने आपको 3 और सम्मेलन भी बता दिया है। देश में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से किसने गोलमेज सम्मेलन बुलाने का सुझाव दिया था। उत्तरदायी शासन के लिए निम्नलिखित में से किसने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, स्वराज्य पार्टी ने, फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने। ये भी आपको बनाना है, आप लोग इसका उत्तर बनाइए। तो आप लोग की जो तैयारी है वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से चल रही होगी। और फॉर्म भरने का जो डेट है वो अब धीरे धीरे खत्म होने वाला है। आज 28 हो गया है, 29 और 30 2 दिन बचा है। तो 29 और 30 को, कल तो बहुत ट्रैफिक रहेगा इंटरनेट पे, तो इस कारण से हो सकता है कि फॉर्म भरने में आप लोगों को बहुत दिक्कत हो जाए। तो आज ही कोशिश करेंगे आप लोग रात रात तक किसी भी तरीके से फॉर्म को सबमिट कर देंगे, क्योंकि लास्ट टाइम में आयोग के चेयरमैन ने बोला था कि वो नॉन सीरियस थे जो लास्ट में फॉर्म भरते हैं। तो आप लोग नॉन सीरियस हो जाएंगे 30 जून को। अभी आप लोग सीरियस हैं, आज रात तक सीरियस हैं। कल से हो सकता है कि मतलब जब बीपीएससी का सर्वर जो है वो स्लो हो जाएगा तो उस समय आप नॉन सीरियस हो जाएंगे। और अगर सर्वर सही रहा, 30 जून को आपका फॉर्म भरा गया, तो फिर आप सीरियस ही रहेंगे, इसमें क्या बात है। देश में उत्तरदायी, तो ऐसी व्याख्या जो फॉर्म भरने के संदर्भ में की गई थी वो बीपीएससी आयोग के चेयरमैन के द्वारा की गई थी। तो आप लोग आज ही भर दीजिएगा। आज 28 है, जून है, अच्छा दिन है, शनिवार का दिन है, फॉर्म भर देंगे। कल कोई सुनवाई भी नहीं होगी। अगर ट्रैफिक व्रैफिक इंटरनेट का जाम रहेगा तो कल संडे रहता है। देश में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से किसने गोलमेज सम्मेलन बुलाने का सुझाव दिया। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, स्वराज्य पार्टी। स्वराज्य पार्टी की स्थापना होती है मोतीलाल घोष और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। अब याद रखना है कि स्वराज्य पार्टी वो पहली ऐसी पार्टी थी जिन्होंने 1924 में 1924 में ही ऐसी मांग की, यानी कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले ही इसने मांग कर दी कि उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए गोलमेज सम्मेलन का होना बहुत ही आवश्यक है। बाद में जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है और उसके बाद जो सविनय आंदोलन छिड़ता है, तो इसके बाद फिर गोलमेज सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं स्वराज्य पार्टी का इसमें आप लोग बहुत अच्छे से ये वाला फैक्ट याद रखेंगे। जब देश में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए स्वराज्यों ने, क्योंकि स्वराज्यों का जो मुख्य जो कार्य था वो संवैधानिक सीमा के भीतर रहते हुए भारत में प्रतिनिधित्व की मांग करते रहना, भारत में जो कुछ भी संवैधानिक सुधार हो सके उसके लिए लगातार प्रयासरत रहना। तो स्वराज्य पार्टी का ये प्रमुख दायित्व था और इसने ही ऐसा डिमांड किया था कि देश में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए सारे लोग मिले, एक टेबल पर बैठे और टेबल पर बैठ करके भारतीयों की समस्याओं के लिए, भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए सारी बातें हो सके। यानी कि ब्रिटिश के जो भी मेंबर थे और खास करके जो भारतीय थे उनको एक टेबल पर उठा करके जितने भी टॉपिक या इश्यूज थे उस पर बातचीत करके एक सकारात्मक निष्कर्ष निकालने की बात स्वराज्य पार्टी के द्वारा की गई थी। बाद में जब देखा कि साइमन कमीशन आ गया, इसका भी विरोध हुआ, उसके बाद जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया तो उसके बाद फिर ब्रिटिश सरकार को ऐसा होश आया और गोलमेज सम्मेलन बुलाने की बात फिर कर दी गई थी। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चौथा पूछा गया है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल कुल 72 प्रतिनिधियों, रिप्रेजेंटेटिव में से बॉम्बे प्रेसिडेंसी से कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? 38, 21, 21, 3 और 7। अब आपको बताना है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, क्योंकि कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें कुल मेंबर्स कितने आए थे? 72 आए थे। और पूछा गया है कि इसमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी यानी कि अलग अलग प्रेसिडेंसी के लोग कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो इसमें ध्यान रखना है कि जो 38 प्रतिनिधि थे, 38 कहां से थे? तो बॉम्बे से थे। 38 कहां से थे? बॉम्बे से थे, है ना। उसके बाद याद रखना है कि 22 प्रतिनिधि, जो 22 जो थे वो थे मद्रास से। 22 प्रतिनिधि मद्रास से,
उत्तर प्रदेश प्लस अवध से कुल 7 मेंबर थे और पंजाब और बंगाल से कुल 3-3 मेंबर थे। यानी कि पंजाब से जो मेंबर थे वो 3 थे और प्लस जो बंगाल थे उससे 3 मेंबर थे। तो इन मेंबर्स को भी ना आपको मैच करने को दे देगा या इससे जुड़ा अलग सवाल बिल्कुल बनने की संभावना हो सकती है, क्योंकि यही वो क्षेत्र है जहां से अभी तक आयोग आप लोगों से सवाल नहीं पूछिए। अदरवाइज 72 वाला सवाल आ चुका है, 72 वाला आ चुका है कि कितने प्रतिनिधियों ने प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे, तो 72 जो मेंबर्स थे वो शामिल हुए थे। लेकिन इन सब पे नहीं सवाल गया है कि बॉम्बे से कितने थे, मद्रास से कितने थे, अवध उत्तर प्रदेश से कितने थे, बंगाल से कितने थे और फिर पंजाब से कितने थे। तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी के द्वारा की गई थी। इसके बाद जो कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था उस पर अगला सवाल पूछा गया आप लोगों से, तो 38 को आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कांग्रेस का जो अगला वार्षिक अधिवेशन है कि दूसरा अधिवेशन कहां निर्धारित किया गया था, सूरत में, कलकत्ता में, नागपुर में या फिर लखनऊ में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तमाम अधिवेशनों से आप लोग देखिएगा हर बार सवाल पूछा जाता है और आप लोग को पहले से प्रिपेयर रहना है कि ये वो सेक्शन है जहां से आपको अच्छे से गंभीरता के साथ पढ़ लेने के बाद अगर सवाल पूछा जाए तो यहाँ पर छूटने की संभावना नहीं रहेगी। विकास सवाल तो हमेशा देखिए पूछा ही जाता है, कभी गांधी पे आ जाता है, कभी कौन से जो अध्यक्ष थे वो लंबे समय तक रहे थे, कौन से जो अध्यक्ष थे वो सबसे कम आयु के हो गए थे, कौन कौन सा जो अधिवेशन है वो बिहार में हुआ है। तो इन सब पे सवाल देखिए लगातार पूछा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जो कांग्रेस का अगला अधिवेशन निर्धारित किया गया था वो कलकत्ता में किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। यह हुआ था 1886 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। कलकत्ता आज कोलकाता बन गया है, तो 1886 में कलकत्ता में ये वाला अधिवेशन हुआ था। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट करेंगे कि जिस 72 को मैंने पहले बताया था कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कांग्रेस में जो मेंबर शामिल हुए थे वो 72 से, यही संख्या बढ़कर के द्वितीय कांग्रेस अधिवेशन में हो गई थी 434। आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लेंगे कि 72 से सीधा बढ़ा और कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में सदस्यों की जो संख्या हो गई थी वो 434 हो गई थी। ये भी सवाल अभी तक आप लोगों से नहीं पूछा गया है कि कुल कितने मेंबर सेकेंड कॉन्फ्रेंस में हुआ था, कांग्रेस के समिट में हुआ था। एक और पॉइंट आप लोग नोट करेंगे कि कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में एक और पार्टी थी जिसका नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय हो गया था किसमें? कांग्रेस में। कांग्रेस में हो गया था और कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में ही यह निर्णय लिया गया कि हर देश के हर केंद्र पे जहां कांग्रेस है वहां पे अब कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी का गठन किया जाएगा। तो ये दो पॉइंट भी आप लोग जो दूसरा जो सम्मेलन है कांग्रेस का, तो जो कांग्रेस अधिवेशन दूसरा होता है उसमें ये दोनों निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से लिए गए थे। इन सब पे भी सवाल पूछा जा सकता है। ये वाला तो सवाल आ चुका है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस में नहीं, ये नहीं आया है। ये पूछा गया था कि कांग्रेस में किसका विलय हुआ है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो गया था। लेकिन आपसे अब पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में किसका विलय हुआ या फिर कांग्रेस जो स्टैंडिंग कमेटी का गठन करने का जो निर्णय लिया गया वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया। तो जो प्रथम कांग्रेस अधिवेशन हुआ था तो उसमें कुल 9 प्रस्ताव पारित किए गए थे और उसी 9 में से एक प्रस्ताव ये भी था कि कांग्रेस का अगला सम्मेलन शीघ्र बुलाया जाएगा या अगले साल बुलाया जाएगा, क्योंकि दिसंबर के महीने में चल ही रहा था और उसी में निर्णय लिया गया कि यह सम्मेलन कहां बुलाया जाएगा? यह सम्मेलन कलकत्ता में बुलाया जाएगा। ये कांग्रेस के अधिवेशन की बात हो गई थी। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कांग्रेस का जो अगला सम्मेलन कराने का निर्णय लिया गया था वो कलकत्ता में किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोक मित्र समाचार पत्र से जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, माउंटबेटन, A.O. ह्यूम। ये सब सवाल ना उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के सवाल यूपी में पूछे जाते हैं और यूपी में भी वही लोग कराते हैं जो वहां पे पढ़ाते हैं, वो सब घटना चक्र उठा के सीधा डालना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसा प्रश्न हो जिसकी व्याख्या से सवाल लड़ जाए या कुछ ऐसा प्रश्न हो जो नया हो, जो बुक से बनाया जाए और आप इसको बताएंगे निम्नलिखित में से कौन लोक मित्र समाचार पत्र से जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू,
माउंटबेटन या फिर एओ ह्यूम। तो इन सब पे सवाल बनने की अगर नहीं भी बनता है ना, तो आपको पढ़ने का एक आइडिया मिलता है कि हमें किन क्षेत्रों को कवर करना चाहिए, ताकि अगर सवाल पूछा जाए तो हम बनाने की स्थिति में रहेंगे। तो हर सेक्टर से अगर आप कुछ नया पढ़ लीजिए, ताकि आपका जो परीक्षा में जो तैयारी है वो एक लेवल का हो जाए। पीवाईक्यू से 30-40 सवाल ही आपका टैकल हो सकता है, कभी-कभी वो भी नहीं हो पाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा अनिश्चित होता है कब कहाँ से सवाल पूछ लिया जाए। कई बार होता है कि 20 ही सवाल पीवाईक्यू से लड़ रहा है और वही आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो कम कम से कम आप लोग उन सवालों को भी देखेंगे जहाँ से सवाल नए प्रकार के पूछे जा सकते हैं। तो लोकमित्र समाचार पत्र के जो संपादन किए थे वो एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। तो एओ ह्यूम कौन थे? वो कांग्रेस के संस्थापक थे, फाउंडर थे, और इन्होंने 1859 में 1859 में ही लोकमित्र समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ह्यूम ऐसा मानते थे कि भारतीयों की जो सेवा है, वो भारतीयों की सेवा जो किसी पद पे रहते हुए नहीं की जा सकती थी। तो इस कारण से जो ह्यूम है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनने से भी इनकार कर दिए थे। लेकिन कांग्रेस के मंत्री के तौर पे थे, ये लगभग 22 वर्षों तक जुड़े थे। 1885 से लेकर के 1906 तक इनका योगदान रहा था। तो एओ ह्यूम को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। लोकमित्र समाचार पत्र से एओ ह्यूम जुड़े हुए थे। निम्नलिखित में से कौन से एक्ट ने कंपनी को सिर्फ राजनीतिक कार्यों तक सीमित कर दिया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो अलग अलग एक्ट भी आप लोगों से पूछा ही जाता है, और एक्ट ऐसा चीज है या टॉपिक है, आप इसको पॉलिटी से भी जोड़ सकते हैं, आप इसको हिस्ट्री से भी जोड़ सकते हैं। अगर आप पॉलिटी में जाते हैं तो भारत का संवैधानिक विकास में आपको सारा का सारा एक्ट पढ़ना पड़ता है, जब आप 1773 से पढ़ते हैं, या आप अगर पहले से भी पढ़ रहे हैं तो 1600 के चार्टर से लेकर के 1726 होते 1773 पहुंचते हैं। तो इसको पॉलिटी में भी देखा जा सकता है, हिस्ट्री में भी देखा जा सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन से एक्ट ने कंपनी को सिर्फ राजनीतिक कार्यों तक सीमित कर दिया था? तो ये था चार्टर एक्ट 1833। 1833 का जो एक्ट है वो आता है विलियम बेंटिक के समय। इसके समय लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय आता है, और इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का जो पद है वो समाप्त किया जाता है, और अब इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। इसके बाद कंपनी का जो व्यापारिक एक अधिकार था वो समाप्त किया जाता है, और कंपनी अब सिर्फ प्रशासन के कार्यों तक सीमित हो जाती है, राजनीतिक कार्यों तक सीमित हो जाती है। तो कंपनी के संदर्भ में इसको भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि कंपनी पे जो सरकार है वो लगातार नियंत्रण स्थापित करी थी। आप लोगों ने 1813 में देखा कि चाय और चीन को छोड़ करके इसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, और 1833 में इसके एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। तो कंपनी को आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे। 1833 का जो एक्ट था, इसके बाद देखा जाए तो भारत में पहली बार कानूनों की समीक्षा के लिए एक विधि आयोग का भी गठन किया गया था। विधि आयोग का गठन किया गया था, और इसी आयोग के जो अध्यक्ष थे वो था लॉर्ड मैकाले। मैकाले की एंट्री भी यहाँ से हो जाती है। तो 1833 के आसपास की जो भी महत्वपूर्ण घटना है आप लोग उसको अच्छे से याद रखेंगे, जो सवाल पूछा सकता है। निम्नलिखित में से कौन एक्ट कंपनी को सिर्फ राजनीतिक कार्यों तक सीमित कर दिया था? ये कर दिया था 1833 का। 1853 में तो कोई है नहीं, ठीक है, मतलब इससे जुड़ा नहीं है, और ये भी नहीं जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किसने सोसाइटी फॉर ट्रेड का गठन किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, या फिर लॉर्ड रिपन? ये भी चार ऑप्शन के साथ है। अब आपको इसका उत्तर बताना है। आप लोगों का कमेंट दिख नहीं रहा है। आज तो बहुत आसान आसान प्रश्न है ना, कल की तुलना में आज का प्रश्नों का लेवल बहुत हल्का है। जिस तरीके से 17वीं बीपीएससी में आयोग सवाल दी थी ना, उस स्तर का सवाल, और उसको भी करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग को अब ये नहीं पता है ना कि बीपीएससी का अब लेवल क्या होगा। बहुत नीचे लेवल तक जाएगी, या हो सकता है कि यही को जो लेवल था उसको समाप्त करके कुछ और लेवल अपना ले, वो स्टैंडर्ड चली जाए, या कॉन्सेप्चुअल सवाल भी बनना शुरू कर दे। कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आप लोग हर तरीके से तैयार रहेंगे, यानी कि ऑलराउंडर बनना है आपको। निम्नलिखित में से किसने सोसाइटी फॉर ट्रेड का गठन किया था? तो ये किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने, आपको याद होगा कि जब रॉबर्ट क्लाइव आया था, उसने कंपनी के कर्मचारियों में जो भ्रष्टाचार था और जो निजी व्यापार था उसको समाप्त किया था, और उसके बाद उस समाप्ति से जिन व्यापारियों को नुकसान, या कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको नुकसान हो रहा था, उसी के लिए, जैसे नमक था, सोसाइटी फॉर जब ट्रेड का गठन किया गया तो इस ट्रेड के जो भी मेंबर होते थे, या इस ट्रेड के अंतर्गत आने वाले जो भी कर्मचारी थे, उनको नमक पे
उनको सुपारी पे, उनको तंबाकू पे एकाधिकार दिया गया, यानी कि वो वाणिज्य व्यापार कर सकते थे। तो सोसाइटी फॉर ट्रेड का जो गठन किया गया था वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही किया गया था। आप लोग इसको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, रॉबर्ट क्लाइव या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स? आपको इसका उत्तर बताना है। निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, रॉबर्ट क्लाइव या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स? सही उत्तर क्या है? तो पूछा गया है बंगाल का अंतिम गवर्नर। बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था वो वॉरेन हेस्टिंग्स था, लेकिन बंगाल का अंतिम गवर्नर रहता है ये वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स, और वॉरेन हेस्टिंग्स अंतिम गवर्नर था, ठीक है। और बंगाल का अंतिम गवर्नर के आगे अगर जनरल लगा देंगे तो ये फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक में चला जाएगा। तो जो सवाल, जैसे क्लाइव क्या था? क्लाइव बंगाल का गवर्नर ही था, गवर्नर जनरल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो उसके बाद गवर्नर का जो शब्द खत्म होता है 1773 के एक्ट से खत्म किया जाता है। तो आपको इसको याद रखना है कि बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स था, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का ही प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है। इसके बाद क्या होता है? गवर्नर जनरल बनाया जाता है ना। और बंगाल के गवर्नर जनरल का जो पद है वो खत्म हो जाता है 1833 के चार्टर एक्ट से या 1833 के एक्ट से, और उसके बाद वो भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। वो क्या बन जाता है? भारत का गवर्नर। तो यहाँ पे जो शब्द में आपको जो जो एक भ्रामक दिख रहा होगा ना, वो यहाँ पे जनरल शब्द की उपस्थिति ना होना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जनरल रहता, तब फिर हो जाता कौन? तब फिर हो जाता लॉर्ड विलियम बेंटिक, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। लेकिन यहाँ पे ना गवर्नर पूछा है, तो गवर्नर जो था वो वॉरेन हेस्टिंग्स था, इसके बाद से खत्म और बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। तभी तो अगर बंगाल का गवर्नर जनरल जब बनता है, क्योंकि जब वॉरेन हेस्टिंग्स था शुरू में 1772 के समय, वॉरेन हेस्टिंग्स, तो वॉरेन हेस्टिंग्स तो था कहां का? बंगाल का, बंगाल का गवर्नर था। लेकिन उसके समय दो और गवर्नर थे, एक था मद्रास का गवर्नर और एक था बॉम्बे का गवर्नर। बॉम्बे का गवर्नर तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तब अब वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यक्षेत्र पूरा बढ़ गया, तो इसकी सहायता के लिए एक 4 मेंबर काउंसिल बनाई गई, 4 सदस्यों की एक काउंसिल बना दी गई जो वॉरेन हेस्टिंग्स को प्रशासकीय कार्यों में सहायता देते थे, जिसमें फिलिप फ्रांसिस था, क्लिवेरिंग था, मनसैन था, बरवेल था। ये चारों के चारों जो अंग्रेज थे वो काउंसिल के मेंबर हो गए। इसी कारण से जो सवाल पूछा गया बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ही अंतिम गवर्नर था, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, रजिया ने, इल्तुतमिश ने या फिर मुइजुद्दीन गौरी ने या मोहम्मद गौरी ने? आपको इसका उत्तर करना है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? और इसके बाद देखा जाए तो फिर दिल्ली लंबे समय तक सल्तनत की राजधानी बनी रही थी। तो किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो लाहौर को राजधानी बना करके शासन कर रहा था। इल्तुतमिश के समय ही दिल्ली को, ध्यान रखना है, सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित कर दिया गया था। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि कुतुब मीनार का निर्माण भी इल्तुतमिश के समय ही किया था। तो इल्तुतमिश पे जो है चर्चा मैंने की है। ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1919 में, 1917 में, 1914 में या फिर 1922 में? ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो आपको इसका उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 1914। मैंने आपको पहले इस पे नहीं चर्चा किया, लेकिन आज आपको बता दें कि 1914 में अगर ऐसा सवाल रहे कि वो कौन सा जनजातीय आंदोलन है या कौन सा आंदोलन रहा जो प्रथम विश्व युद्ध के समय भी सक्रिय था, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ताना भगत आंदोलन जो था वो था। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 39B, अनुच्छेद 39C, अनुच्छेद 39D। आपको बताना है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान
संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो जैसे ही आप लोगों ने अनुच्छेद 39 देख लिया, इसका मतलब क्या होगा कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में है, तो डीपीएस में है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अगर है तो इसका मतलब कि संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। और भाग 4 क्या कहता है? राज्यों को निर्देश देता है, आदेश नहीं देता है। क्या है? वो राज्यों को निर्देश देता है कि आप, चूंकि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, इस कारण से राज्यों को कुछ कर्तव्य हो जाता है ताकि वो सामाजिक न्याय की अवधारणा को बरकरार रखें। तो समान कार्य के लिए अगर हम इस बात का प्रबंध नहीं करेंगे तो हम अपने यहाँ क्या हो जाएगा कि अपने यहाँ अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें, आर्थिक न्याय की बात करें, तो लेकिन लैंगिक न्याय छूट जाएगा, लैंगिक न्याय छूट जाएगा। ये जो अवधारणा है वो फिर साकारित नहीं हो पाएगी सब कुछ होने के बाद भी। तो इसी कारण से डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये प्रावधान किया गया अनुच्छेद 39 घ के भीतर में कि पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई लड़का एसडीएम बन जाएगा तो उसको 50,000 का वेतन मिलेगा और कोई लड़की बन जाएगी तो उसको 30,000 ही दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन का जो प्रावधान किया गया है वो भारत का संविधान के अनुच्छेद 39 घ डी में किया गया है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत ही ये आता है। केस्कोग्राफ किस काम में आता है? यह पौधों की वृद्धि मापता है, चट्टानों की वृद्धि नापता है, मनुष्यों की वृद्धि नापता है या फिर तापमान की वृद्धि। तो केस्कोग्राफ के बारे में पूछा गया और ये केस्कोग्राफ अब हम जनरल विज्ञान में, सामान्य विज्ञान में आ गए हैं। तो जनरल साइंस का सवाल पूछा गया केस्कोग्राफ किस काम में आता है, और इस ग्राफ या इस यंत्र की जो आविष्कारक थे वो थे भारतीय ही। तो केस्कोग्राफ किस काम में आता है? तो केस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि नापता है। ठीक है, तो एक आप लोग अच्छे से इसको वन लाइनर के रूप में याद रखेंगे। केस्कोग्राफ क्या है कि वो पौधों की वृद्धि को नापता है, यानी कि पौधों में भी संवेदना होती है, पौधों में भी संवेदना होती है और उनकी जो वृद्धि दर होती है वो बहुत धीमी गति से होती है। इसका भी हम लोगों ने मापन कर लिया केस्कोग्राफ की सहायता से। तो विज्ञान आज इस स्तर पे पहुंच चुका है कि वो पौधों की वृद्धि को भी नाप लेता है, जो कि बहुत ही सूक्ष्म गति से होता है। तो केस्कोग्राफ को आप लोग अच्छे से याद रखें। बिहार राज्य की पूर्व से पश्चिम अधिकतम चौड़ाई कितनी है? ये जो सवाल पूछा गया है, बिहार राज्य की पूर्व से पश्चिम जो चौड़ाई है वो कितनी है? ठीक है, अब आपको बताना है कि चूंकि पूर्व से पश्चिम कहा गया है, यानी कि इधर से आपको ये पूरा का पूरा ये बताना है कि पूरी की पूरी चौड़ाई है वो कितनी है। आप लोग इसका उत्तर बताइए, पूर्व से पश्चिम बिहार की चौड़ाई कितनी है? ये हो जाएगा 483, 483 किलोमीटर। इधर से इधर जो नॉर्थ टू साउथ है वो है 345, 345 और इधर से इधर 483। ठीक है, तो ये दोनों को आप लोग याद रखेंगे। 4 यहाँ पे कॉमन दिखाई देगा, 4 कॉमन दिखाई दे देगा। तो बिहार की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई हो गई 483 और उत्तर से दक्षिण जो हो गई वो 345। तो इसको भी आप लोग ध्यान से याद कर लेंगे। ठीक है, बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? 1 दिसंबर 1911, 1 अप्रैल 1912, 1 सितंबर 1912 या फिर 12 दिसंबर 1911। ये बिहार के स्थापना के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। यहाँ पे बहुत सारे धुरंधर लोग फेल कर जाते हैं क्योंकि ये सवाल ही ऐसा पूछा गया है कि घोषणा कब की गई थी। आप लोग बना देंगे उसी दिन से प्रभावी हो गया था, नहीं, गजेटियर लाया गया था, उसके बाद इसको प्रभावी बना दिया गया था। लेकिन घोषणा किया गया था जब दिल्ली में दरबार लगा था तब। तो आपको पता होगा कि एक समय था 12 दिसंबर 1911। तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में दरबार लगा और दिल्ली में जब दरबार लगा था तो इसी दरबार में ये तय किया गया कि अब बंग भंग को रद्द कर दिया जाए, चूंकि देश में बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। तो बंग भंग को रद्द करने की घोषणा भी इसी समय की गई थी और बिहार को बंगाल से अलग करने की 12 दिसंबर 1911 को घोषित किया गया कि अब बंगाल से बिहार को अलग किया जाएगा। आप लोगों ने बिहार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम सुना होगा, सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा लगातार प्रयासरत थे कि हमारा जो राज्य होना चाहिए वो बंगाल से अलग हो जाना चाहिए।
उस समय भी यही मांग थी। उसके पीछे क्या था कि हमारी भी अपना जो हमारे क्षेत्र की जो जनता है उसकी भी मांगों को रखा जाना चाहिए। इसके अलावा चूंकि भाषा के आधार पर भी थोड़ा अलग हो जाता है, तो 12 दिसंबर 1911 को बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा की गई थी, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। तो बिहार और उड़ीसा शामिल थे, जिसकी जो राजधानी थी वो पटना ही थी। इसके बाद 1 अप्रैल 1936 को 1936 को उड़ीसा को भी बिहार से अलग कर दिया गया। वर्ष 2000 में झारखंड को भी बिहार से अलग कर दिया गया, एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया। कहा गया कि बहुत विकास होगा। तो आप लोग झारखंड के विकास को देख ही रहे हैं, क्या स्थिति है, दिख ही रहा होगा। तो 12 दिसंबर 1911 को याद रखेंगे कि जब दिल्ली दरबार में यह घोषणा कर दी गई थी। भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई थी? 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम या फिर 1935 का अधिनियम? इंडिया काउंसिल को किस समय समाप्त किया गया था? सही उत्तर क्या है? भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई थी? तो बहुत आसान सवाल, 1947 का अधिनियम। क्योंकि भारत परिषद आया था 1858 के समय और उसके बाद 1947 में इसको समाप्त कर दिया गया था। और इसका चूंकि दो अलग अलग देश बन गए थे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं रही, तो इसको फिर समाप्त कर दिया गया था। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। 1947 के एक्ट से, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि जब डिवीजन हुआ तो उस समय वह क्षेत्र जो था वो पाकिस्तान में चला गया था, जो आज का जो बांग्लादेश है। तो जैसुर कुलना से फिर लड़े थे। तो लेकिन चूंकि पूछा गया है अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो पहली बार ये बॉम्बे से लड़ते हैं लेकिन हार जाते हैं। उसके बाद इनको जैसुर कुलना से जीत के आते हैं, लेकिन वो क्षेत्र कहाँ चला जाता है? पाकिस्तान में। तो फिर इनके लिए एक सीट खाली करवाया जाता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। ठीक है, तो अंबेडकर का संविधान सभा में जो हुआ था निर्वाचन, वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि विभाजन के बाद की स्थिति अलग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है संविधान के किस अनुच्छेद से न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना की झलक नहीं मिलती है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 368। तो आपको यह बताना है कि संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद जिससे जुडिशियल रिव्यू की कोई झलक नहीं मिल पाती है। आप बहुत आसानी से इसको बना देंगे, बहुत सामान्य, बहुत सिंपल इसका आंसर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 जो है वो संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन से संबंधित है। तो यहां पूछा गया, जुडिशियल रिव्यू की बात कर दी गई है। इसका यह मतलब हो गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो क्या है कि विधायिका और कार्यों, विधायिका प्लस कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के उन कार्यों की समीक्षा कर सकती है, रिव्यू कर सकती है जो संविधान से विपरीत हो जाए, या फिर आप कह सकें कि जो संविधान में दिए गए जो अनुच्छेद उसका उल्लंघन करते हो, यानी कि संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ विपरीत हो जाए, तो उनके कार्यों की क्या है, समीक्षा की जा सकती है। तो विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा को ही हम लोग न्यायिक पुनर्विलोकन से समझते हैं, और संविधान संशोधन यहाँ पर सही उतर जाएगा। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि हम उस स्थिति की भी समीक्षा कर लेंगे अगर अनुच्छेद 368 का प्रयोग करते हुए कोई ऐसा संशोधन किया जा रहा है जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो, तो हम उसकी समीक्षा कर सकते हैं। ये केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था। लेकिन चूंकि आपको पीसीएस देना है, इस स्तर पर सवाल नहीं पूछा जाएगा, इतना टफ नहीं पूछा जाएगा, तो आसान तरीके से आप लोग याद रखेंगे। अब यहां बात होगी, अनुच्छेद 13 में साफ साफ कहा गया है कि अगर संसद वैसा कानून बनाती है जो किसी भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती, तो वो उस सीमा तक शून्य घोषित कर देगी। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। तो आर्टिकल 32 में क्या है कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपने मौलिक अधिकारों के लिए सीधा जा सकते हैं, इसको रीट कहा गया है, और 226 हाई कोर्ट के संदर्भ में रीट है। तो ये तो अगर रीट का कोई भी अगर उल्लंघन होता है तो जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो सुप्रीम कोर्ट समीक्षा कर सकती है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाले ग्रीन हाउस सर्वाधिक इफेक्ट करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, ओजोन या फिर जलवाष्प? तो आपको यही बताना है कि वो कौन सा प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली जो ग्रीन हाउस है वो जो सर्वाधिक इफेक्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, ओजोन या फिर जलवाष्प? इसका उत्तर है ऑप्शन डी,
जलवाष्प को याद रखेंगे। जलवाष्प जो है वो प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। जब भी ऐसा वायुमंडल का जो टेम्परेचर है वो उसके अकॉर्डिंग होता है तो वायुमंडल में स्वतः जलवाष्प की उपस्थिति हो जाती है। हम लोग कहते भी हैं कि ह्यूमिडिटी बढ़ गया है चूंकि क्लाइमेट की वजह से। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली है? वो है जलवाष्प। बाकी सब क्या है? जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो मानवीय क्रियाओं से भी उत्पन्न हो जाता है। जैसे बहुत ज्यादा कहीं पे इंडस्ट्री लग गया है या फिर जो मोटर वाहन है उससे, तो यहाँ पूछा गया प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली, तो जलवाष्प को ध्यान रखें। निम्नलिखित देशों में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो कौन सी एक गैस है जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक भी है और लाभदायक है? यानी कि है, वो कहा गया है। हम इसको ऐसे नहीं देखेंगे कि उसकी मात्रा जो है हम लोग उसको कृत्रिम तरीके से बढ़ा दें। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए, चूंकि जीवन के लिए पूछा गया है, हानिकारक और लाभदायक दोनों है, तो यहाँ पे ओजोन का आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ओजोन का क्या है, क्या लाभदायक है? ओजोन क्या है? समताप मंडल की सीमा में मिलता है, जिसको हम लोग ओजोन मंडल भी कहते हैं। तो धरती की सतह से लगभग 25 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पे एक ओजोन परत है, जिसको हम लोग ओजोन मंडल भी कह देते हैं। ओजोन मंडल, इसमें क्या है? ओजोन। अब ये जो ओजोन है अगर समताप मंडल में है तो हमारे लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि यही सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणों को अवशोषित कर लेती है, उसको पृथ्वी पर आने से रोक देती है, और इस कारण जो मनुष्य है वो गंभीर बीमारियों से, खास करके जो त्वचा कैंसर है, इन सबसे बच जाता है। तो अगर ओजोन की स्थिति स्ट्रेटोस्फीयर तक होती है, ओजोनोस्फीयर तक होती है, तब तो हमारे लिए लाभदायक है। लेकिन अगर किसी कारण से धरती के समीप में यानी कि क्षोभ मंडल में ओजोन की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाएगी। इसमें तमाम तरीके से बीमारियां उत्पन्न शुरू हो जाएंगी। तो धरती पे जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। बहुत सारी किताबों में आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिया होगा, तो यहाँ पे इसलिए रिलेवेंट उत्तर नहीं है। यहाँ पे ये जो है रिलेवेंट उत्तर नहीं है। आप इसको पौधों से जोड़ करके इस गहनता तक आप इसका उत्तर नहीं दे पाइएगा। तो आप लोग लगाए होंगे डी, वो अलग बात है, लेकिन आप लोग ओजोन को याद रखेंगे। ओजोन के संदर्भ में ये प्रश्न बनाया गया है, ठीक है। कुतर्क नहीं करना है किसी पे भी, ओजोन यहां पे सही उत्तर हो जाएगा। बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस वर्ष राष्ट्र को समर्पित किया गया था? वर्ष 1965 में, वर्ष 1970 में, वर्ष 1976 में, वर्ष 1981 में। तो जो बरौनी तेल शोधक कारखाना था वो किस वर्ष राष्ट्र को समर्पित किया गया था? लाल बहादुर शास्त्री उस समय प्रधानमंत्री थे। तो इस समय यानी कि 1965 में जो बरौनी का जो तेल शोधक कारखाना था वो राष्ट्र को समर्पित किया गया था। अब राष्ट्र को जब समर्पित किया गया था तो ये जो कारखाना था वो पूर्वी भारत में अपने आप में आप कह सके कि ये प्रथम ऐसा तेल शोधक कारखाना था जिसको लॉन्च किया गया था, है ना। तो पूरे के पूरे क्षेत्र में पेट्रोलियम की प्रवाह हो सके इसके लिए बरौनी को ही आधार बना करके शुरुआत कर दिया गया था। तो बरौनी स्थित तेल शोधक जो कारखाना है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा है और इसकी स्थापना की गई थी 1965 में। तो बीपीएससी के संदर्भ में रिलेवेंट हो सकता है। बिहार में डोलोमाइट किस खनिज में पाया जाता है, किस जिले में पाया जाता है? पूर्वी चंपारण है, कटिहार है, रोहतास है, पूर्णिया। क्योंकि पूछा गया खनिज, तो बिहार में वैसे भी खनिजों की मात्रा जो है वो बहुत कम है। ऐसे ही बिहार का बंटवारा हो गया तो सारा का सारा जो खनिज पदार्थ है वो झारखंड लेके चला गया। अब जब झारखंड लेके चल गए तो बिहार में बहुत ही कम और बहुत ही आप कह सके बहुत ही कम महत्वपूर्ण वाला खनिज बच गया है। अब उसमें भी डोलोमाइट पूछ दिया गया किस जिले में पाया जाता है, तो बिहार में जो डोलोमाइट है वो पाया जाता है रोहतास में। आप लोगों ने रोहतास का नाम सुना होगा, जो बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, ठीक है। इस वाले इलाके में कैमूर भी है और इस वाले इलाके में रोहतास भी है। तो कैमूर और रोहतास के क्षेत्र में डोलोमाइट पाया जाता है, डोलोमाइट पाया जाता है। आपको दोनों जिला याद रखना है, रोहतास में ज्यादा है, रोहतास में ज्यादा है और कैमूर में उसकी तुलना में थोड़ा कम है, लेकिन दोनों जगह पे पाया जाता है। अब यहाँ पे ये याद रखना है, यही वो तो जगह है जहाँ पे विंध्यन श्रेणी की चट्टानें पाई जाती हैं, यानी कि जो विंध्य रेंज है जिसको हम लोग बिहार में कैमूर रेंज भी कह देते हैं। तो विंध्य संरचना में क्या है? विंध्य संरचना। अब विंध्य संरचना में जो चट्टानें पाई जाती हैं वो सेडिमेंट्री रॉक है। वो क्या है? अवसादी चट्टानें हैं। यहाँ पे अवसादी चट्टानें हैं और इन अवसादी जो चट्टानें हैं जैसे चूना पत्थर हो गया,
डोलोमाइट हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, ये सब का सब इस क्षेत्र में पाया जाता है। तो डोलोमाइट जो है बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में रोहतास और कैमूर जिले में पाया जाता है। अब इसका उपयोग क्या हुआ? इसका उपयोग सीमेंट इंडस्ट्री में किया जाता है, लोहा और इस्पात, तो आयरन ओर में भी, आयरन और स्टील इंडस्ट्री में भी किया जाता है। ठीक है, लोहा इस्पात उद्योग में और साथ ही सीमेंट उद्योग में किया जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव की संकल्पना को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? थॉमस अल्वा एडिसन, जोसेफ फोरियर, जेम्स वॉट या फिर माइकल फैराडे? तो ग्रीन हाउस की जो संकल्पना है, आप लोग एनसीईआरटी से थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, जिसमें पर्यावरण से संबंधित जो कुछ भी महत्वपूर्ण बातें दिया गया है, उस स्तर का सवाल आयोग आप लोगों से पूछ सकते हो। ज्यादा नहीं, 20-25 फैक्ट रहेगा, आप लोग उसको याद रखेंगे। कुछ गैस वैस हो गया, और खास करके इकोटोन वगैरह सब बढ़िया से देख लीजिएगा। कुछ जो क्लाइमेट से जुड़े जो महत्वपूर्ण जो समझौते वगैरह हुए हैं या फिर जो बैठकें हुई है, उसको आप लोग याद रखेंगे। तो ग्रीन हाउस प्रभाव की संकल्पना को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो फ्रेंच वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, कई बार इसको गणितज्ञ भी बोला जाता है। तो जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस प्रभाव की संकल्पना को सबसे पहले प्रस्तुत किया। तो फोरियर ने ही सबसे पहले वैज्ञानिक विश्लेषण किया कि वायुमंडल में कुछ गैसें वैसी होती हैं जो कि गर्मी को बढ़ाती हैं। तो इसी के बाद ये संकल्पना आ गया था। तो ग्रीन हाउस प्रभाव को याद रखेंगे। शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितने वर्षों का समय लेता है? 18.5 वर्ष, 36 वर्ष या फिर 29.5 वर्ष या फिर 45 वर्ष? तो शनि के बारे में पूछा गया, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय ले लेता है? इसका उत्तर आप लोगों को बताना है, तो थोड़ा समय निकाल करके आप लोग ध्यान रखेंगे। तो शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितने वर्ष का समय लेता है? 18.5, 36, 29.5? सही उत्तर इसका है 29.5 साल का समय लगा देता है। अब आपको यह ध्यान रखना है कि जो सूर्य है, तो सूर्य के समीप में हो गया बुध, उसके बाद क्या हो गया? शुक्र है, फिर पृथ्वी है, मंगल है, फिर क्या है? बृहस्पति है, और तब शनि है। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो शनि का जो पोजीशन है सूर्य से क्या है? 6वें स्थान पे है। शनि जो है वो सूर्य से 6वें स्थान पर, इसको याद रखना है। और जैसे ही सूर्य का जो 4 ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये कहलाता है आंतरिक ग्रह। ये इनर प्लेनेट है, आंतरिक ग्रह है, जिसमें इसका जो घनत्व है वो ज्यादा होता है, लेकिन इसका आकार कम होता है। इधर में आकार ज्यादा बड़ा है, लेकिन घनत्व बहुत कम है। तो जो बाह्य ग्रह हो गए, उसके बाद अरुण भी है और वरुण भी है, प्लूटो बाहर कर दिया गया है। तो इन 8 में ये क्या हो गया? ये बाह्य ग्रह हो गया, और ये हो गया आंतरिक ग्रह। तो शनि के बारे में सवाल पूछा गया है, तो शनि 29.5 वर्षों का समय लगाता है। इसी का एक उपग्रह बहुत चर्चा में रहता है, टाइटन उसका नाम है। टाइटन को आप ध्यान रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हो जाती है कि जो शनि है उसमें एक छल्ला भी लगा दिखाई देता है, एक वलय, एक रिंग उसमें दिखाई देता है। ठीक है, छल्ला कह देते हैं, एक वलय आपको उसमें दिखाई दे देगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूत्रण सिरोसिस किस अंग को प्रभावित करता है? हार्ट को, यकृत को, मस्तिष्क को या फिर फेफड़े को? तो एक डिजीज के बारे में पूछा गया है, सिरोसिस। सूत्रण रोग किस अंग को प्रभावित करता है? हृदय को, यकृत को, मस्तिष्क को या फिर फेफड़े को? अब आप साइंस वाले सवाल को बनाएंगे और बेसिक ये लेवल का सवाल पूछा गया है। तो सिरोसिस रोग पूछा गया है। आप लोग सब रोग वगैरह ध्यान रखेंगे, कौन सा रोग है, शरीर के किस पार्ट में होता है, कुछ ऐसा रोग जो चर्चा में रहता है, उससे सवाल पूछे जाने की संभावना होती है। तो सूत्रण सिरोसिस रोग पूछा गया किस अंग को? तो लीवर को प्रभावित करता है। ये किसको प्रभावित करेगा? यकृत को प्रभावित कर सकता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे मस्तिष्क हो गया, तो मस्तिष्क में अलग अलग प्रकार की बीमारी होती है। जैसे मेनिंजाइटिस हो गया, बच्चों के मस्तिष्क को प्रभावित कर देता है ना। जैसे भूलने की बीमारी, जिसको हम अल्जाइमर भी कह देते हैं, ये सब मस्तिष्क से है। लंग्स हो गया, अब लंग्स में क्या हो सकता है? टीबी हो जाता है ना। तो तमाम तरीके से जो रोग है वो होता है। दमा हो जाता है लंग्स में। उच्च तापमान तथा अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी वनस्पति उगती है? पतझड़ वनस्पति, सदाबहार वनस्पति, ज्वारीय वनस्पति या फिर घास के मैदान? उच्च तापमान हो और अल्प वर्षा है वाले क्षेत्रों में कौन सी वनस्पति उगती है? आप लोग इसको स्टेट से आप जोड़ करके बना दीजिएगा, आपका उत्तर सही रहेगा। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। अगर हम आर्द्रता के आधार पर देख ले, वर्षा के आधार पर देख ले, तो ये हो जाता है लगभग 200 से 400 सेंटीमीटर वर्षा
200, कई बार 250 भी लिख दिया जाता है। तो 200 से 400 सेंटीमीटर जहाँ पे वर्षा होती है। जैसे भारत में पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल हो गया, उत्तर पूर्वी राज्य खास करके मेघालय हो गया, अंडमान निकोबार में सदाबहार वनस्पति पाई जाती है क्योंकि यहाँ पे वर्षा सबसे ज्यादा होती है। भारत में पतझड़ वनस्पति वहां पाई जाती है जहाँ पे वर्षा 70 से लेके 200 सेंटीमीटर होती है। 70 से लेके जहां पे 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां पे भारत में डेसिडुअस, जिसको हम लोग पतझड़ वनस्पति कहते हैं। और इसमें भी वेट यानी कि आर्द्र आर्द्र पर्णपाती पर्णपाती आर्द्र पर्णपाती वृक्ष वहां पाया जाता है जहां पे वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। और जो शुष्क है वहां पे जो वनस्पति है वो 70 से 100 सेंटीमीटर वाले वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। 70 से 100 सेंटीमीटर में शुष्क पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं। उसके बाद ज्वारीय वहां पाया जाता है जहां पे समुद्री क्षेत्र हो, घास के मैदान उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पे उच्च तापमान हो और अल्प वर्षा हो। तो भारत का जैसे कि जो पश्चिमी भाग हो गया या पूर्वी जो पश्चिमी घाट पर्वत का जो पूर्वी ढाल हो गया वहां पे ये सब घास के मैदान पाए जाते हैं। पूरे वर्ल्ड वाइड अगर देखिएगा, जैसे अमेरिका हो गया जहां पे पंपास घास का मैदान है, यूरेशिया जहां पे स्टेपी घास का मैदान है, तो इन सभी घास के मैदान में क्या स्थिति है, तापमान ज्यादा है, वर्षा बहुत कम है। तो इसी कारण से याद रखेंगे कि यहाँ पे सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी, घास के मैदान में उच्च तापमान तथा वाले क्षेत्रों में ये वनस्पति उग जाती है। जिन लोगों ने पतझड़ किया है वो ध्यान रखेंगे, क्या बिहार में वर्षा होती है कि नहीं होती है, तो वर्षा होती ही होती है। तो बिहार क्या अल्प वर्षा वाला क्षेत्र है? बिहार सामान्य वर्षा वाला क्षेत्र है। तो इसी कारण से यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं होगा, 2 तो एकदम नहीं होगा, 3 का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। इसी कारण से इसका उत्तर हो जाएगा घास के मैदान। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि घास के मैदान वहां पे पाए जाते हैं जहां पे तापमान उच्च होता है और वर्षा की मात्रा लगभग 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर इत्यादि होती है। तो इन क्षेत्रों में क्या है, घास पाया जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 ए है और फिर अनुच्छेद 351 है। तो संविधान में ये प्रावधान कर दिया गया है कि अगर ऐसा लगेगा कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अगर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराया जाए तो ये राज्य का दायित्व दिया गया है। तो निर्देशात्मक रूप में है आर्टिकल 350 ए में। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 में ए में कहा गया है कि अगर राज्य को ऐसा लगे कि कोई ऐसा जो आप कहें इसको कि भाषाई स्तर पे जो अल्पसंख्यक हो गए, तो उनमें वहां के अगर बच्चों को अगर शिक्षा देनी होगी तो उनको उनकी ही भाषा में, उनकी जो उनकी मातृभाषा है इस भाषा में शिक्षा देने का प्रबंध करेगा। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 249 का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 249 संसद को, अगर राज्यसभा पास कर देगी प्रस्ताव तो संसद को राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 350 क्या है कि हम लोगों को अपनी ही भाषा में किसी भी अधिकारी को, चाहे वो केंद्र के हो चाहे वो राज्य के हो, अपना आवेदन देने का अधिकार है अपनी भाषा में। ठीक है, तो आर्टिकल 350 ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 351 कहता है कि हिंदी भाषा को समृद्ध करने का प्रयास किया जाएगा। अगर लोकल जो भाषाएं हैं जैसे भोजपुरी, जैसे मराठी, अगर उसके कुछ शब्दों से हिंदी अगर विकसित होती है या समृद्ध होती है तो हम हिंदी को समृद्ध करने के लिए वहां से उस शब्द को ले सकते हैं। तो हिंदी जो है वो साझी संस्कृति की भाषा बन सके, इस कारण से हिंदी को प्रचार प्रसार बढ़ावा देने के लिए आर्टिकल 351 में प्रावधान कर दिया गया है। इसका सही उत्तर यहाँ पे प्रश्न के अनुसार आर्टिकल 350 ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम का जो स्रोत है वो बेरीनाग झरना है? झेलम है, चेनाब है, रावी है या फिर व्यास है? तो हर नदी को ध्यान रखना है। भारत में प्रवाहित होने वाली और साथ साथ बिहार में प्रवाहित होने वाली उन सभी नदियों का नाम आपको याद रखना है जो पूछे जाने की प्रबल संभावना हो सके। तो कौन सी नदी का उद्गम जो स्रोत है वो बेरीनाग का झरना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, झेलम। झेलम कहाँ से निकलती है? तो झेलम
जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वत पे स्थित एक झरना जिसका नाम बेरीनाग है, और बेरीनाग झरने से निकलती है और फिर ये उत्तर पश्चिम की ओर बहती है और फिर बाद में चली जाती है, ये चेनाब में मिल जाती है, चेनाब सतलज में मिल जाती है। तो किस नदी का उद्गम जो स्रोत है वो झेलम नदी का उद्गम स्रोत है। कहाँ से निकलती है? तो ये बेरीनाग झरने से निकलती है। कहाँ मिल जाती है? तो चेनाब के सारे सिंधु में मिल जाती है। तो ये कश्मीर के श्रीनगर से प्रवाहित होती है, वुलर झील से प्रवाहित होती है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चेनाब क्या है? तो चेनाब बारालाचा दर्रा के आसपास से निकलती है, चंद्र और भागा नदियों के रूप में निकलती है। रावी कहाँ से निकलती है? रावी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, रोहतांग दर्रे के आसपास से निकलती है। व्यास व्यास कुंड से निकलती है। यहाँ पे सवाल पूछा गया है झेलम पे, इस कारण से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, झेलम। अगर आप लोग इसको देखें ऐसे तो भारत में क्या है, सिंधु नदी प्रवाहित होती है और सिंधु नदी प्रवाहित होने के बाद सीधा पाकिस्तान जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी में क्या है, सतलज नदी मिलती है। सिंधु में क्या है, कैलाश से ही निकलती है सतलज, तो सतलज नदी यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद एक नदी यहाँ पे मिलती है जिसका नाम चेनाब है, चेनाब है। तो इसमें झेलम एक तरफ से मिलती है और एक तरफ से रावी नदी मिल जाती है। एक तरफ से झेलम, एक तरफ से रावी, और सतलज में व्यास नदी मिल जाती है। सतलज क्या है, भारत में ही व्यास नदी मिल जाती है। तो जो पंचनद है उसका सिंधु से मिलने के संदर्भ में यही कहानी है कि सीधे नदी जो मिलती है, सीधे कौन सी नदी मिलती है? सीधे सिर्फ सतलज नदी मिलती है। चेनाब सतलज के सहारे सिंधु नदी में मिलती है, झेलम चेनाब के सहारे फिर सतलज के सहारे सिंधु में मिलती है, व्यास सतलज के सहारे सिंधु में मिलती है, और रावी भी चेनाब होते सतलज होते फिर सिंधु में मिलती है। तो पंच नद के इन मिलन कथा या इस मिलन डायग्राम को भी आप लोग एटलस में अच्छे से देख करके याद रखेंगे। तो पूछा गया है बेरीनाग झरना है, तो सिंपल झेलम नदी को ध्यान रखें। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर, 425, 445 या फिर ये पूछा गया 545 किलोमीटर। तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? आपको इसका उत्तर बताना है। आप सभी को गुड इवनिंग, इतने सारे लोग आ गए हैं। बिहार में पूछा गया गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, और इसमें इसका 445 किलोमीटर जो है लंबाई है वो बिहार में प्रवाहित होता है। तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई ऑप्शन सी, ठीक है। तो कुल 445 किलोमीटर की इसकी जो लंबाई है वो बिहार में प्रवाहित होती है। तो गंगा नदी अगर निकलती है तो उसके बाद उत्तराखंड में प्रवाहित होती है, यूपी में प्रवाहित होती है, फिर बिहार में प्रवाहित होती है, कुछ हिस्सा साहेबगंज के आसपास झारखंड को भी इसमें काउंट कर लीजिए, और फिर वेस्ट बंगाल होते सीधा निकल जाती है प्रदेश। बिहार में कहाँ पे सोप स्टोन का उत्पादन होता है? अमझौर रोहतास, मिगारे पूर्णिया, मंजोस जमुई, शंकरपुर मुंगेर। तो सोप स्टोन का उत्पादन बिहार में कहाँ होता है? ये एक तरीके से वो पदार्थ है जिससे हम लोग जो टार्क होता है या फिर आप टेल्कम पाउडर कह लें, उसका निर्माण होता है। इसका आप कह लें सौंदर्य प्रसाधन में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बिहार में कहाँ पे सोप स्टोन का उत्पादन होता है? जो बिहार की किताबें हैं वो इसका उत्तर बताती है, शंकरपुर मुंगेर में बिहार में सोप स्टोन का उत्पादन होता है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, शंकरपुर मुंगेर, ठीक है। जमुई में बहुत बड़ा सोने का भंडार पाया गया है। तो आगे आने वाले प्रश्न बीपीएससी में लगता है मुझे पूछ लिया गया कि 17वीं में कि कौन से जिले में सोने का भंडार पाया गया है। तो सोप स्टोन का यहाँ पे सवाल पूछा गया था। गुर्दे यानी कि किडनी को रक्त पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका कहलाती है? वृक्क धमनी है, यकृत धमनी है, फुफ्फुस धमनी है, या फिर ग्रीवा धमनी है? तो किडनी को रक्त प्रवाहित करने वाली रुधिर वाहिका क्या कहलाती है? सही उत्तर बताइए। किडनी को रक्त पूर्ति करने वाली, सही जवाब क्या है? अच्छा, आप मुंगेर से हैं, आई एम फ्रॉम मुंगेर। 31 का आप लोगों ने सी लगा दिया, गलत उत्तर हो जाएगा, सी नहीं है। और कोई कहां से है? सब लोग मुंगेर से ही हैं।
31 का सी नहीं है, 31 का याद रखना है कि यहाँ पे पूछा गया किडनी को रक्त की पूर्ति करने वाली जो वाहिका है, ब्लड जो वेसल्स है, वो है ऑप्शन ए, वृक्क धमनी के द्वारा किडनी को रक्त की आपूर्ति होती है। ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन डी भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वृक्क धमनी, जो बुक में लिखा हुआ है। तो वृक्क धमनी को ही आप लोग ध्यान में रखेंगे। किडनी को रक्त की आपूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका क्या हो सकती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए। अंग्रेजी रहता तो थोड़ा डिफाइन करता, इसके इंग्लिश की वजह से कल इसको बढ़िया से बता देंगे। 31 नंबर के सवाल का अंग्रेजी टर्म जो है कल आपको इस पे मैं क्लियर करूंगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है? हैजा, टिटनेस, पोलियो या फिर गोनोरिया? गोनोरिया भी एक प्रकार की बीमारी ही है। तो विषाणु का पूछा गया है, तो विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है? तो बहुत आसान है, मुझे लगता है कि आप लोग सब इसमें बनाते हैं। कोविड के टाइम भी इसका बहुत चर्चा हुआ था वैक्सीन को लेकर के। तो विषाणु के द्वारा जो होने वाली जो रोग है ये पोलियो हो जाता है। पोलियो के बाकी सब जीवाणु के द्वारा है, बैक्टीरिया के द्वारा हैजा है, जीवाणु के द्वारा टिटनेस है और जीवाणु के द्वारा गोनोरिया ही है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु के द्वारा? तो पोलियो ही है। कैंसर अस्थि मज्जा बोन मैरो के किस भाग को प्रभावित करता है? ट्यूकोमिया, ल्यूकोमिया, फ्यूकोमिया या फिर ग्लूकोमिया? कैंसर अस्थि मज्जा के यानी कि बोन मैरो के कौन से भाग को प्रभावित करता है? उत्तर बताइएगा। हड्डी में क्या है कि बोन मैरो होता है और इसी बोन मैरो में क्या है कि हमारी जो आरबीसी है वगैरह तैयार होता है। तो कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ल्यूकोमिया को याद रखना है, ल्यूकोमिया को याद रखिएगा। कैंसर अस्थि मज्जा के ल्यूकोमिया को ही प्रभावित करता है। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है। बिहार में सबसे कम अवधि के लिए कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? 1969 में 15 दिनों के लिए, 1998 में 6 दिनों के लिए, 1995 में 7 दिनों के लिए, 1999 में 1 माह के लिए। बिहार में कब लागू किया गया था सबसे कम दिनों का राष्ट्रपति शासन? और ये भी सवाल हो सकता है कि बिहार में सबसे लंबी अवधि का राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो वर्ष 2005 में बिहार में सबसे लंबी अवधि का राष्ट्रपति शासन लगा था, जब 8.5 महीना लगभग 262 दिन राष्ट्रपति शासन लगा ही रहा। इसी के बाद फिर नीतीश कुमार का आगमन होता है। तो बिहार में सबसे लंबी अवधि का राष्ट्रपति शासन लगता है ये। और पूछा गया सबसे कम अवधि का, तो 1995 में 1995 में 7 दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। उस समय राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा और आर्टिकल 356 का प्रयोग करते हुए बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो 1995 में स्थिति बन गई थी कि उस समय जो आरजेडी थी वो सबसे ज्यादा सीट जीत करके लेके आई, लेकिन उसको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। तो गठजोड़ करने के लिए 7 दिन का समय लग गया था। तो इन बिटवीन 7 दिनों तक कैसे शासन प्रणाली की स्थिति बरकरार रखी जाए, तो राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया गया था। तो वर्ष 1995 में 7 दिनों के लिए बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है ऑडियोमीटर, ऑडियोफोन, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोफोन। तो पानी के अंदर ध्वनि को सुनने का जो यंत्र है वो क्या कहलाता है? पानी के अंदर ध्वनि को सुनने का, हाँ आप लोगों ने अच्छा जवाब दिया है कि इसका जो सबसे लंबा है वो 2005 में लगा था और 5 से लेकर के अभी तक सरकार वही बनी कि बनी रह गई है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है ऑडियोमीटर, ऑडियोफोन, हाइड्रोमीटर या फिर हाइड्रोफोन। चूंकि इसमें क्या पूछा गया है? ध्वनि सुनने का यंत्र, तो यंत्र का है तो हाइड्रोफोन। पानी के अंदर ध्वनि सुनने की बात कर दी गई है, तो हाइड्रोफोन को आप लोग याद रखेंगे। हाइड्रोफोन के जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा यंत्र हो जिससे पानी के भीतर जो समुद्री जीव है, या कोई पनडुब्बी ही है उसका पता करना है, तो उसकी अगर ध्वनि की सुनने का इस्तेमाल करना हो तो फिर हम लोग हाइड्रोफोन का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब रहा। आप लोगों ने अच्छा जवाब दिया है। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया सुपरसोनिक विमान निम्नलिखित में से किसको हानि पहुंचाता है? आयन मंडल को, क्षोभ मंडल को, बाह्य मंडल को या फिर
ओजोन मंडल को। तो सुपरसोनिक विमान बहुत चर्चा में आजकल रहता है। तो सुपरसोनिक विमान निम्नलिखित में से किसको हानि पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है? आयन मंडल है, क्षोभ मंडल है, बाह्य मंडल है या फिर ओजोन मंडल? तो सुपरसोनिक विमान का आयन मंडल से तो कोई लेना देना नहीं, इतनी ऊंचाई पे तो उड़ता नहीं है। क्षोभ मंडल पे सामान्य जो हवाई जहाज है जैसे इंडिगो, जैसे एयर इंडिया वगैरह चलते हैं, बहुत ऊंचा हुआ तो वो भी समताप मंडल की निचली सीमा तक पहुंच जाते हैं। बाह्य मंडल तक का कोई मतलब ही नहीं है। ओजोन मंडल को ही सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो सुपरसोनिक जो विमान है वो किसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा? तो चूंकि ये पहुंच जाता है ओजोन मंडल में, और इसी कारण से इसी मंडल को सबसे ज्यादा, मतलब उस जेट से जो निकलने वाला धुआं है और विषैला जो गैस है, इसकी वजह से ओजोन परत को नुकसान पहुंच जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आयन मंडल तो पहुंचने की बात ही नहीं, तो बहुत ऊंचाई पे होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या फिर तिरुवनंतपुरम में? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है नई दिल्ली में, मुंबई में। वन लाइनर है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नई दिल्ली को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पूछा गया, निम्नलिखित मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? साफिर सिम्पसन मापक, मरकाली मापक, फ्यूजिटा मापक या फिर रिक्टर मापक? तो पूछा गया हरिकेन क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? साफिर सिम्पसन मापक है, या फिर मरकाली मापक है, या फिर फ्यूजिटा है, या फिर रिक्टर है? तो इसका हरिकेन के लिए पूछा गया है, तो हरिकेन के लिए साफिर सिम्पसन मापक जो है वो है। जैसे हरिकेन क्या है? हरिकेन एक तरीके से आप कह दें कि बहुत तीव्र गति से चलने वाली हवाएं हैं, इसको हम लोग चक्रवात के रूप में भी देख लेते हैं। तो हरिकेन का जो प्रभावित क्षेत्र है वो है उत्तरी प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, वहां पे हरिकेन आते हैं। तो हरिकेन के द्वारा भी इसको अलग अलग भागों में बांट देते हैं, इस मापक के द्वारा उसकी गति को निर्धारित करते हैं। तो साफिर सिम्पसन मापक के द्वारा हरिकेन। मरकाली मापक बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। मरकाली मापक के द्वारा क्या है कि भूकंप के द्वारा जो मानवीय क्षति होती है, भूकंप के द्वारा जो क्षति होती है, तो उस क्षति का भी मापन किया जाता है। तो ये मरकाली के द्वारा किया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, आने वाले सवालों में या परीक्षाओं में सवाल पूछे जा सकते हैं, मरकाली मापक का संबंध किससे है। फ्यूजिटा जिस तरीके से हरिकेन है, ठीक उसी तरीके से टोर्नेडो की गति को नाप लेती है। तो टोर्नेडो, ठीक है। रिक्टर, रिक्टर क्या है? ये भूकंप की तीव्रता को मापती है। हम लोग देखते हैं ना भूकंप आता है तो हाँ वो 5.2 रिक्टर पे आया है, तो वो एक स्केल है, यानी कि भूकंप की तीव्रता को मापती है। और जो मरकाली है वो क्षति को मापती है। भूकंप की तीव्रता को मापने वाली जो मापक है वो है रिक्टर, और उसकी क्षति की जो माप की जाती है वो मरकाली के द्वारा किया जाता है। तो मरकाली आने वाले एग्जामिनेशन में सवाल बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? मिथेन है, जलवाष्प है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है? तो जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग में आप लोग देखते हो कि लगातार उन गैसों की बात की जाती है जो वायुमंडल को गर्म करने में जिम्मेदार रहते हैं। तो अब ये पूछा गया है कि कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? मिथेन, जलवाष्प, आर्गन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक निष्क्रिय गैस है, वो प्रतिक्रिया नहीं देती है वायुमंडल में। तो आर्गन 0.93% विद्यमान है। तो आर्गन क्या है? वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। मीथेन है, CH4 क्या है? जलवाष्प है, आर्गन है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है ना। ठीक उसी तरह से जो नाइट्रस ऑक्साइड है N2O वो भी है। तो वैश्विक ऊष्मन के लिए देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड इत्यादि ये सब गैसें जिम्मेदार है। आर्गन एक निष्क्रिय गैस है। यहां पे प्रश्न के अकॉर्डिंग उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था 2005 में, 2000 में, 1999 में, 1992 में। तो पृथ्वी सम्मेलन के बारे में आप लोगों से पूछा गया है, सही जवाब क्या है? वर्ष 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था सबसे पहली बार। यानी कि इस समय आते आते अब पर्यावरणीय विषयों को अंतर्राष्ट्रीय जगत में चर्चा का विषय बना दिया गया। यानी कि अब चर्चा होने लगी पर्यावरण को बचाने के लिए, है ना। तो ठीक वैसे ही 1972 के बाद 1992 में, वर्ष 1992 में पृथ्वी सम्मेलन होता है। पृथ्वी सम्मेलन होता है और ये कहाँ पे होता है? ब्राजील में होता है, रियो डी जेनेरो में। तो रियो डी जेनेरो में 1992 में ये सम्मेलन होता है और इसी कारण से ये सवाल पूछा गया पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था।
वर्ष 1992 में हुआ था। इसी के 20 साल के बाद भी देखा जाए तो रियो +20 का आयोजन किया गया था। 2015 में पेरिस समझौता किया गया था, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पूछा गया, निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने के लिए संवैधानिक प्रावधान किया गया है। उस देश का नाम बताना। देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये, आप उसकी नीतिगत पहलू को देखेंगे कि कहीं ना कहीं अपने ही यहाँ ऐसा प्रावधान कर दिया गया कि हमारे यहाँ 70% वनों का होना आवश्यक है। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है। तो अलग अलग देशों के संविधान से हम लोगों ने प्रावधान लिए हैं, जैसे कहीं से मौलिक अधिकार लिया गया, कहीं से प्रस्तावना की भाषा ले ली गई। लेकिन एक और बहुत अच्छा प्रावधान है जिसको हम लोग एडॉप्ट कर सकते हैं, 70 नहीं सही 50 ही कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो भूटान वो देश है जहाँ के संविधान में ही इस बात का प्रावधान किया गया है कि हमारे यहाँ कुल 70% भूभाग पे वन होना चाहिए। यानी कि इनके यहाँ कोई भी ऐसा विकास का काम नहीं होगा जो इनके यहाँ के वनीकरण को कम कर दे, यहाँ के वन को कम कर दे और उसको घटा करके 68% कर दे। तो ऐसा कोई काम यहाँ पे किया ही नहीं जाएगा। और भारत में क्या है कि किया जाएगा। बिहार में भी बहुत सारे जगहों पे कल के न्यूज़पेपर में दिया गया था कि इतने मतलब चंपारण की बात थी जिसमें इतना वनों की कटाई होगी। तो अपने यहाँ तो अंधाधुंध विनाश है, विकास के नाम पे क्या है, कटाई की जा रही है। तो ऐसा देश जहाँ पे वनों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किया गया है वो देश है भूटान। और ये बातें सभी के लिए अनुकरणीय है, चाहे तो इसको एडॉप्ट कर ले, जल्दी कर ले, फायदे में ही रहेंगे। निम्नलिखित में कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? एकोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन या फिर थर्मोक्लाइन? तो किसी भी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। आपको इसका उत्तर बताना है। सही जवाब क्या है? एकोक्लाइन है, हेलोक्लाइन है, पिक्नोक्लाइन है, थर्मोक्लाइन। का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। पिक्नोक्लाइन जो है वो जल जो घनत्व की जो प्रवणता है, जैसे घनत्व प्रवणता, जैसे मान लीजिए तापमान की स्थिति बदली हुई रहे तो तापमान के कारण अलग अलग प्रवणता हो जाएगा, या फिर मान लीजिए लवणता की जो स्थिति है वो अलग अलग हो जाए तो इस कारण से, तो इसको पिक्नोक्लाइन के माध्यम से हम लोग दर्शा देते हैं। ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? हिमालय, विंध्य श्रेणी, उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट। तो कौन सा एक भारत का बायोडायवर्सिटी नहीं है, ये पूछा गया है। तो भारत में बायोडायवर्सिटी हिमालय तो है ही। अब चूंकि पश्चिमी घाट को भी आप देख लीजिए, चूंकि वो पर्वत है। उसके बाद उत्तर पूर्वी भारत है, विंध्यन नहीं है, विंध्यन को एक्सेप्ट नहीं किया गया फिलहाल। तो बायोडायवर्सिटी वो जगह हो गया जहाँ पे बहुत ज्यादा विविधता हो, चाहे वो वनों का हो, चाहे वो वहां पे जीव जंतुओं का हो। तो ये जो विविधता है वो हिमालय में है, ये उत्तर पूर्वी भारत में है और ये पश्चिमी घाट में भी है। तो शामिल फिलहाल विंध्यन श्रेणी को नहीं किया गया है। उतनी घनी वनस्पतियां यहाँ पे नहीं है, इसी कारण से शामिल नहीं किया गया है। तो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट विंध्यन श्रेणी नहीं है। बिहार के पहले महत्वपूर्ण सूफी संत कौन थे? शहाबुद्दीन जगजोत, सैयद इब्राहिम चिश्ती, इमाम ताज फकीह, शफुद्दीन याहिया मनेरी। तो बिहार के पहले महत्वपूर्ण सूफी संत कौन थे? सूफी संत का मतलब कि ये वैसे इस्लाम धर्म को मानने वाले संत हैं जिन्होंने अपने अनुयायियों के माध्यम से शांति, सह अस्तित्व, अहिंसा की भावना का प्रचार प्रसार लगातार कर रहे थे, कारण से संत कहे जाते थे। तो सूफी संत यहाँ पे चूंकि पूछा गया पहले महत्वपूर्ण, तो 12वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण जो संत हो जाते हैं वो हैं इमाम ताज फकीह। याहिया मनेरी 13वीं सदी के हैं। याहिया जो है वो 13वीं सदी के। इसके अनुसार पूछा गया है इमाम ताज फकीह के बारे में, तो 12वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत हो गए वो। अगर इनके जगह कोई और नाम रहता तो फिर याहिया मनेरी 13वीं सदी के हो जाते। तो इस प्रश्न के अनुसार उत्तर है ऑप्शन सी, इमाम ताज फकीह बिहार के पहले महत्वपूर्ण सूफी संत हो गए थे। निम्नलिखित में से किसमें 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री के साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर है? सही जवाब क्या है? केरल है, मिजोरम है, मेघालय है या फिर नागालैंड है? तो पुरुष और महिलाओं के साक्षरता के प्रतिशत में जो अंतर कम है वो है केरल में। तो लगभग मात्र 4% का ही है पुरुषों की साक्षरता और महिलाओं की साक्षरता के बीच में। आप लोग अगर डेटा देख लेंगे तो 4 ही है, देख लीजिएगा गूगल से।
तो पुरुष और महिलाओं के बीच जो साक्षरता का जो अंतर है 4, जैसे बिहार को देख लें तो बिहार में लगभग 19% ये अंतर आती है, एक लंबा गैप दिखता है। बिहार क्या है, एक लंबा गैप है, पुरुष बहुत साक्षर है, महिलाएं उसकी तुलना में इतनी कम है। यही केरल में क्या है, वो कम है। और अभी चूंकि नया जब जनगणना, चूंकि 2011 का डेटा है, तब हो सकता है कि केरल में साक्षरता 100% भी पहुंच जाए। इसके अलावा स्त्री और पुरुष की भी साक्षरता में जो ये जो गैप है वो भी काफी कम हो जाए, लेकिन बिहार अभी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। तो केरल का आप लोग इसमें याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री और पुरुष के बीच साक्षरता में जो न्यूनतम अंतर है वो केरल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? डायंसेफ्लॉम है, सेरिबेलम है, सेरिब्रम है, या फिर ब्रेन स्टेम है। तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? सही उत्तर क्या है? हाँ, केरल में न्यूनतम दर है, आपने अच्छा बताया है, और बिहार में ज्यादा है, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? कैप्साइसिन, कैरोटीन, एंथेसाइनिन, या फिर लाइकोपिन। तो जैसे टमाटर का रंग लाल हो गया, जेंथोफिल के कारण हल्दी का रंग पीला हो गया, कैरोटीन के कारण किसी का रंग कुछ और हो गया। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? कैप्साइसिन, कैरोटीन, एंथोसाइनिन, लाइकोपिन। अच्छा जवाब नहीं आया अभी तक आप लोगों का? तो सही जवाब लाइकोपिन याद रखेंगे। लाइकोपिन क्या है कि इसका संबंध क्या है, लाल रंग से हो जाता है। जैसे मान लीजिए तरबूज का रंग लाल है। हाँ, आप लोगों ने अच्छा उत्तर दिया है, लाइकोपिन। ठीक है। जैसे मिर्ची है, अब मिर्ची का क्या है कि मिर्ची में तो इसका स्वाद तीखा हो गया, तो कैप्साइसिन का संबंध है। इस पे भी सवाल पूछा जाता है। येलो वेन मोजैक गंभीर बीमारी है, बैंगन की है, भिंडी की है, मटर की है, पत्ता गोभी की है। अब ये सब अधिकारी बनने के लिए थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। अब पूछा गया येलो वेन मोजैक गंभीर बीमारी है, बैंगन की है, भिंडी की है, मटर की है, या फिर पत्ता गोभी की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भिंडी का है। कई जगह बैंगन भी था, लेकिन भिंडी पे देखा कि भिंडी का जो पत्ती है ना, उस पत्ती पे क्या है कि पीला पीला जो रंग हो जाता है, इसी कारण से उसका ग्रोथ रुक जाता है। तो येलो वैन मोजैक जो बीमारी है वो भिंडी की है, बैगन की नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजननता दर क्या है? 3.2 है, 2.9 है, 2.6 है, 2.4 है। उत्तर बताइए। टमाटर में क्या है? लाइकोपिन, ठीक तो है। टमाटर में लाइकोपिन ही है, हल्दी में ना जेंथोफिल होता है, जेंथोफिल के कारण उसका रंग जो है पीला हो जाता है। सामान्य विज्ञान ही आप लोग प्रश्न करेंगे, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे। और यहाँ पे पूछा गया है जनगणना 2011 के अनुसार, तो चूंकि जनगणना 2011 के अनुसार पूछा गया है कि भारत की जो सकल प्रजनता, टोटल फर्टिलिटी रेट, इसका मतलब ये हो गया कि महिलाएं अपने प्रजनन काल में कुल कितने बच्चा पैदा करती है। तो भारत में भी फिलहाल 2.4 बताया गया है। 2.4, वैसे 2.1 से 2.9 के बीच में बताया गया, जो घट करके अब 1.9 हो गया है। अब जो नया डेटा आ गया है वो घट करके 1.9 हो गया है। तो अगर 1.9 है तो बताया जाता है कि उस देश में जो जनसंख्या है वो स्थिर अवस्था में आ जाती है, उसका जो ग्रोथ रेट है वो अब स्थायित्व की ओर चला जाता है। तो वैसे डेटा देखिएगा तो भारत में बताया गया है 2.1 से लेके 2.9, लेकिन जो जवाब है वो 2.4 आता है। और अब जो नया डेटा आ गया है वो 1.9 है, यानी कि अधिकतम 2 बच्चे पैदा कर सकती है एक अपने पूरे के पूरे प्रजनन काल में। तो भारत में अब ये ग्रोथ रेट आ गया है। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्योंकि इसमें वर्ष दे दिया गया तो मुझे लगता है कि इसका गलत नहीं होगा। 0.4 मतलब नहीं समझे। अब जैसे देखिए, मान लिया जाए कि यहाँ पे आपको 2.4 समझ में नहीं आ रहा, जैसे मान लीजिए कि एक कुल जनसंख्या जो भारत की है ना, तो उस जनसंख्या में
एक महिला का कितना योगदान हो जाएगा। एक महिला का तो वो काउंट किया गया है, एवरेज मान लीजिए कि 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने का है, तभी तो इतनी ज़्यादा जनसंख्या है। तो अब घट करके वो 1.9 आ गया है। हम दो हमारे 2 वाला आ जाएगा तो भारत क्या है, स्थिर जनसंख्या की ओर चला जाएगा। मतलब बढ़ा सकते हैं आप इसको। अब चूँकि महिला है तो वो हर 2-3 साल पे एक-एक बच्चा कर सकती है, लेकिन उसमें क्या है कि फर्टिलिटी वो ज़्यादा हो जाएगा। तो उस देश की जनसंख्या भयानक रूप से बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो अब घट-घट के टीएफआर आ गया है 1.9 पे। इस डेटा से यही पता चलता है कि हम अब जनसंख्या के स्थिरीकरण की ओर मतलब बढ़ रहे हैं। यानी कि अपने यहाँ विस्फोटक जनसंख्या की स्थिति नहीं रही। तो एक महिला 2 यानी कि एक परिवार 2। अब यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि 1942 में, तो सीधा सा जवाब क्या आ जाएगा, क्रिप्स। यानी कि क्रिप्स मिशन में क्या है, यह स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के उपरांत। यही तो गांधी की आपत्ति थी कि युद्ध के उपरांत क्यों, अभी क्यों नहीं। तो इसी कारण से क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया गया था। इसको गांधी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि क्रिप्स मिशन क्या है, एक दिवालिया हो चुके बैंक का आउटडेटेड चेक है। तो क्रिप्स मिशन की योजनाओं को स्वीकार नहीं किया गया था। तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 50 सवाल फिर कर लिया। ठीक है, अब तो हम दो हमारे यहाँ आने स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये ऐसा नहीं है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट डे यानी कि मंडे को मिल लेंगे 50 सवालों के तहत। किसी को कोई दिक्कत हुआ इस 50 सवाल में, कहीं पे कोई दिक्कत हुआ तो बताइए। ऐसे ही याद करते रहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई सवाल नहीं बने, ऑब्जेक्टिव है ना, ये दिमाग से निकलता भी है कई बार, तो लगातार अब आपको एग्जामिनेशन तक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम लोग इतना पढ़ाते हैं, हमारे से भी कई सूचनाएं निकल सकती, कोई भरोसा नहीं है, कभी भी एक आध सवाल मिस्टेक हो सकता है। तो चूंकि पीटी है, ऑब्जेक्टिव है, इसमें बहुत रिस्क होता है पढ़ाना। ठीक है, बहुत रिस्की काम है प्रीलिम्स पढ़ाना। तो आप लोग तो जाकर के 2 घंटे में 150 सवाल बनाएंगे, तो 150 सवालों के लिए जो फैक्ट याद करेंगे वो कहिए कि पूरा का पूरा एक फैक्ट का ही एक यूनिवर्स हो जाएगा। अब उस यूनिवर्स को अपने दिमाग में स्थापित कर लेना, उसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ। 1 मिनट और मनीष, मिनट और, क्योंकि कल संडे है, दिन का भी सवाल देख लें, और जो कुछ भी दिक्कत है तो आप लोग यहाँ पे बताइए। नया क्या आपके लिए किया जाए। जो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट बहुत जगहों से निराश हुए रहते हैं, उनको कुछ नया चाहिए होगा, कुछ उनको और भी टॉपिक चाहिए होगा, तो आप लोग लिख दीजिए। बिना ग्रेजुएशन के बीपीएससी नहीं, ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन है बीपीएससी के लिए, कम से कम ग्रेजुएशन होना ही चाहिए। मनीष, टेलीग्राम का लिंक कैसे जाएगा? ठीक है फिर, थैंक यू।